Everyone, welcome to Smart Shala. Today we will discuss about structure of atom, which is the fourth chapter of chemistry of class 9th. तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम एटम्स के पार्टिकल्स, उनकी डिस्कवरीज और उसके स्ट्रक्चर, उसके पार्टिकल्स के मास, उनके चार्ज, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उनकी हिस्ट्री की किस तरह से एटम के मॉडल बने, कैसे एटम्स की डिस्कवरी हुई, तो हम ये सब पढ़ेंगे इस पार्ट में, इस चैप्टर में। तो जैसे हम जानते हैं कि शुरू में बहुत टाइम तक ये माना जाता था कि एटम्स जो हैं वो इनडिविजिबल हैं। इनडिविजिबल मतलब कि उनको और छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक नहीं किया जा सकता या उसके अंदर और कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है, पहले ये माना जाता था। फिर धीरे धीरे उनकी डिस्कवरीज होती गई, साइंटिस्ट डिस्कवरीज करते रहे और ये देखा गया कि अब जैसे कि आज के टाइम में हम ये जानते हैं कि एटम्स आर डिविजिबल, यानी उसके अंदर भी कुछ पार्टिकल्स हैं एटम के अंदर, ये हम जानते हैं अब। तो इन पार्टिकल्स को, जो एटम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स को कहा जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो ऐसे ही 3 पार्टिकल्स जो हम जानते हैं एटम के अंदर, वो है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। और इनमें से जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, ये हमें पता है कि वो एटम के बहुत छोटे पार्ट में, सेंटर में छोटे पार्ट में रहते हैं, जिसको कहा जाता है न्यूक्लियस। वहां पर रहते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड बहुत ज्यादा स्पीड से रिवॉल्व करते हैं इन सर्टेन शेल्स। उनको कहा जाता है एनर्जी लेवल्स। ये जो उसकी शेल्स हैं न्यूक्लियस के बाहर, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, उसे कहा जाता है एनर्जी लेवल्स। तो ऐसे इसी की वजह से जो एटम का जो सेंटर है वो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज रहता है, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन्स हैं। तो इन्हीं पार्टिकल्स की डिस्कवरीज किस तरह से हुई, कैसे उनको फाइंड किया गया, हम ये सारा देखेंगे इस पार्ट के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स से। तो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई कि एक साइंटिस्ट थे 1997 में। पहले हम इसका टॉपिक समझ लेते हैं। इट इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जे थॉमसन। उन्होंने 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था। तो उन्होंने कैसे डिस्कवर किया था कि एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी उन्होंने। ये है एक डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उन्होंने क्या किया, गैस फिल की। दिस इज अ डिस्चार्ज ट्यूब। एक ऐसी डिस्चार्ज ट्यूब है जो कि बंद है। उसके अंदर उन्होंने गैस फिल की थी एट वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई वोल्टेज उसको अप्लाई किया गया था। इसके अंदर जो गैस है वो बहुत ज्यादा लो प्रेशर में इसके अंदर रखी गई थी, और उसको 2 इलेक्ट्रोड्स लिए गए थे। एक का नाम था कैथोड, एक का नाम था एनोड। तो जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड था उसका नाम था कैथोड, और जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड था उसका नाम रखा था एनोड। तो बहुत ही हाई वोल्टेज दिया गया था अक्रॉस द एंड्स। तो उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जैसे ही हाई वोल्टेज स्टार्ट किया, तो उसमें से एक स्ट्रीम दिखने लग गई, जो कि कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी। ब्राइट सी स्ट्रीम थी, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह दो, क्योंकि अब तो हमें पता है वो स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थी। लेकिन कुछ ऐसा था जो नेगेटिवली चार्ज
कैथोड से पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ जा रहा था। कुछ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स था जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा था। क्योंकि वो कैथोड से जा रहा था, क्योंकि वो कैथोड से निकल के आ रहा था, इसीलिए इसको नाम दिया गया, ये माना गया कि ये कुछ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, ये एक रेज है जिनको नाम दिया गया कैथोड रेज। तो कैथोड रेज की बात, कैथोड रेज से जे थॉमसन ने ये फाइंड आउट किया था, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पे से निकल के आ रही थी। तो इसका मतलब कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड से रिपेल हो रहे थे, और क्योंकि वो एनोड की तरफ जा रहे थे, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे थे, तो इसका मतलब वो पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो रहे थे। तो क्योंकि ये फैक्ट हमें पता है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो अगर वो एनोड की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होके जा रहे हैं, इसका मतलब कि वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे। तो जे थॉमसन ने उनको नाम दिया था इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने कहा था कि ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं जो कि कैथोड से निकल के जा रहे हैं, जो कि कैथोड रेज हैं, वो एक्चुअली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और इनको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स। तो जे थॉमसन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे जो कैथोड रे से रिलीज हो रहे थे। तो उसका एक्सप्लेनेशन कैसे दिया था जे थॉमसन ने, कि जैसे ही वेरी लो प्रेशर पे गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर रखी है और उसको हाई वोल्टेज दिया गया, तो इस वेरी हाई वोल्टेज ने क्या किया कि जो गैस के एटम्स हैं उसके अंदर, ट्यूब के अंदर जो गैस थी, गैस के जो एटम्स हैं, तो हाई वोल्टेज ने इन एटम्स में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को पुश करके बाहर निकाल दिया। और क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज था, वो जो कैथोड था वो नेगेटिवली चार्ज था, तो उसमें से सारे रिपेल हो रहे थे और सारे जा रहे थे पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ। तो ये जो पुश होके इलेक्ट्रॉन्स हाई वोल्टेज की वजह से एटम्स में से पुश होके बाहर निकले थे इलेक्ट्रॉन्स, वो सारे एनोड की तरफ भाग रहे थे और ऐसा लग रहा था कि कैथोड में से कुछ रेज निकल रही हैं। तो इनको नाम दिया गया इसीलिए कैथोड रेज। तो इन पार्टिकल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो कि साइंटिस्ट ने डिस्कवर करके फाइंड आउट की। ये माना गया कि इनका जो मास है इलेक्ट्रॉन्स का या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का जो मास है, दैट वाज इक्वल टू 1/1840 दैट ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के मास के 1/1840 था उसका मास इन पार्टिकल्स का। और जैसे कि हमें पता है हाइड्रोजन का जो मास है, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है हमें पता है दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट है। तो इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स का जो मास है, मास ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल विल बी 1/1840 यूनिट हो गया। उसका जो रिलेटिव मास है हाइड्रोजन से, जो रिलेटिव मास है उसका वो हो गया 1/1840 यूनिट। और उसका जो एब्सोल्यूट मास है वो जो देखा गया, उसका जो एब्सोल्यूट मास था वो आया 9 × 10⁻⁻28 ग्राम, यानी कि बहुत 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 स्मॉल क्वांटिटी है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास जो है वो इतना ज़्यादा स्मॉल है, इतना ज़्यादा कम है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स के मास को नेग्लिजिबल माना गया। और इसीलिए आज भी जब हम एटॉमिक मास की बात करते हैं, जब एटॉमिक मास फाइंड किया जाता है, तब ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लिया जाता, उनको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो मास ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के मास में इलेक्ट्रॉन्स के मास को कंसिडर नहीं किया जाता क्योंकि वो नेग्लिजिबल है। उसके बाद देखा गया कि इनका चार्ज क्या था। तो चार्ज देखा गया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज था 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना उनके ऊपर चार्ज देखा गया।
और ये चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन का, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो था नेगेटिव में। तो नेगेटिव में माइनस साइन के साथ था, तो ये था -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इतना चार्ज देखा गया इलेक्ट्रॉन के। तो जब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हो गई और ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन्स का जो मास था वो नेग्लिजिबल था और वो था 9 इंटू 10⁻28 ग्राम, और उसके ऊपर जो चार्ज था 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज था 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, जो कि नेगेटिव में था। पर एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो ये देखा गया कि अगर एटम के अंदर एक सब एटॉमिक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज है, तो एटम नेगेटिव ना होकर न्यूट्रल है। इसका मतलब कि उसके अंदर कुछ ना कुछ और सब एटॉमिक पार्टिकल्स होना जरूरी है जो कि पॉजिटिव होगा और इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को जो पैसिफाई करता होगा। तो ई गोल्डस्टीन ने एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोटॉन को डिस्कवर किया कि उन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। डिस्कवरी ऐसी हुई थी कि एक डिस्चार्ज ट्यूब थी। जब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इसी तरह से हाई वोल्टेज दिया गया, तो हाई वोल्टेज देने के बाद उसमें से जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे, जैसे कि ये है कैथोड हमारा, ये हमारा एनोड है डिस्चार्ज ट्यूब का। एनोड इज हमें पता है पॉजिटिवली चार्ज, कैथोड हमारा है नेगेटिवली चार्ज, और जो गैस है इसके अंदर वो एट वेरी लो प्रेशर है, लो प्रेशर गैस इसके अंदर फिल की गई है। तो जब हाई वोल्टेज दिया गया और उसने इलेक्ट्रॉन्स को पुश करके बाहर निकाल दिया, तो उन एटम्स जो थे, ये गैस के जो एटम्स थे, अगर इनके अंदर से नेगेटिव चार्ज निकल के चला गया, मूव होके चला गया फ्रॉम कैथोड टू एनोड, तो ये जो एटम्स बच गए उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज रह गया। जैसे सपोज अगर हम बात करें हाइड्रोजन एटम की, हाइड्रोजन एटम के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। अगर उसमें से, जैसे अगर हाइड्रोजन है, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के अंदर है सिर्फ 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। अगर इसमें से इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए, जैसे अगर डिस्चार्ज ट्यूब में एक हाइड्रोजन गैस के एटम्स भर दिए लो प्रेशर पर, तो जैसे ही हाई वोल्टेज दिया, उस हाई वोल्टेज ने ये इलेक्ट्रॉन को पुश करके बाहर निकाल दिया। तो अब एटम के पास रह गया ओनली 1 प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। तो हाइड्रोजन एटम्स तब हो गए जिनके इलेक्ट्रॉन्स चले गए, मूव हो गए, तो वो हाइड्रोजन एटम्स अब हो गए पॉजिटिवली चार्ज। तो ये पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरफ जाएंगे, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स कैथोड में से निकल के एनोड की तरफ गए, यानी कि जैसे ही कैथोड रे की स्ट्रीम निकल कर जाने लगी, उसी तरह से स्ट्रीम ऑफ हैवी पार्टिकल्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड भी जाने लग गए, जो कि पॉजिटिवली चार्ज एटम्स हो गए थे जिनमें से इलेक्ट्रॉन्स चले गए थे। तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो गए एटम्स, और वो पॉजिटिवली चार्ज एटम नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड की तरफ जाने लगे। तो ऐसा लगने लग गया कि वो एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं। तो क्योंकि वो स्ट्रीम ऑफ हैवी पार्टिकल्स एनोड से कैथोड की तरफ जा रही है, तो वो कहलाई, फिर इस डिस्चार्ज का नाम दिया गया एनोड रेज। तो जैसे ही कैथोड रेज की स्ट्रीम दिखेगी, तो उसके साथ ही पैरेलली एक और स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स दिखेगी जो कि हैवी पार्टिकल्स होंगे, और वो एनोड से निकलते हुए दिखेंगे क्योंकि वो एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं। तो इसीलिए वो कहलाएंगे एनोड रेज, क्योंकि वो एनोड से निकल रहे हैं इसलिए वो एनोड रेज कहलाई थी। तो उसने गोल्डस्टीन ने ये किस तरह से एक्सप्लेनेशन दिया था, यही एक्सप्लेनेशन गोल्डस्टीन ने दिया था कि अगर
हम लो प्रेशर पे, जैसे सपोज हाइड्रोजन गैस को हमने फिल किया, तो लो प्रेशर पे जब उस गैस को फिल किया गया है, उसको हाई वोल्टेज दिया, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो सारे एटम्स पॉजिटिवली चार्ज हो गए। तो जो पॉजिटिवली चार्ज एटम्स हो गए या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था उनके अंदर, सिर्फ जैसे हाइड्रोजन एटम है तो एक एक प्रोटॉन ही था खाली उनके अंदर, तो वो पॉजिटिवली चार्ज एटम वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। तो ऐसे लगने लग गया कि एक हैवी पार्टिकल्स की स्ट्रीम है जो एनोड से कैथोड की तरफ जा रही है, और उनका नाम उसने दे दिया एनोड रेज। तो वो जो पार्टिकल्स हैं, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे, तो वो पॉजिटिवली चार्ज कहलाए प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स की इस तरह से डिस्कवरी हुई। तो ये देखा गया कि वो हैवी पार्टिकल्स है, तो उनका जो मास था, रिलेटिव मास, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर हाइड्रोजन एटम है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए तो वो सिर्फ प्रोटॉन उसके अंदर रह जाता है, तो उसका जो मास है वो सिर्फ प्रोटॉन के मास की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो वैसे भी नेग्लिजिबल मास का है, तो इसीलिए मास ऑफ प्रोटॉन जो था वो हाइड्रोजन एटम के मास के इक्वल था, जो कि था 1 यूनिट। और अगर उसका एब्सोल्यूट मास देखा जाए तो एब्सोल्यूट मास था प्रोटॉन का, दैट वाज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये उसका एब्सोल्यूट मास था। तो उसके ऊपर जो बात करें चार्ज की, तो चार्ज उसके पास था सेम लाइक इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का ही चार्ज था, क्योंकि तभी इलेक्ट्रॉन्स को न्यूट्रल कराते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को पैसिफाई कराते हैं, क्योंकि उनका भी चार्ज सेम है लाइक इलेक्ट्रॉन, बट वो पॉजिटिव में है, यानी वो पॉजिटिव साइन के साथ है। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन है वो है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, एंड मास ऑफ एब्सोल्यूट मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम, and relative mass of proton is equal to the mass of hydrogen atom, that is 1 unit. तो इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ एनोड रेज एंड फॉर्मेशन ऑफ कैथोड रेज से पता लग गया कि एटम्स के अंदर दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में तो हमें जानकारी मिल गई, एक हुए इलेक्ट्रॉन्स और एक हो गए प्रोटॉन्स। नाउ इसके बाद जब देखा गया, जैसे फर्दर साइंटिस्ट डिस्कवरी कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जो मास ऑफ एटम है, मास ऑफ एटम में प्रोटॉन्स के मास के अलावा भी कुछ और मास होना चाहिए। तो जैसे सपोज करें कि एग्जांपल लेते हैं हम कार्बन एटम की, तो कार्बन एटम के अंदर होते हैं 6 प्रोटॉन्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इलेक्ट्रॉन्स तो मास को कंट्रीब्यूट नहीं करते, क्योंकि वो होते हैं नेग्लिजिबल। तो जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स आर नेग्लिजिबल मास के, तो वो तो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे टोटल मास ऑफ कार्बन एटम। तो मास ऑफ कार्बन एटम जो एक्चुअली मास ऑफ रिलेटिव मास ऑफ कार्बन एटम आता है वो है 12 यूनिट। तो 12 यूनिट आता है उसका कार्बन का मास। तो पर प्रोटॉन्स तो 6 ही हैं, ईच प्रोटॉन का मास है 1 यूनिट। तो वैसे अगर प्रोटॉन का मास ही खाली उसके अंदर है, तो उसके अकॉर्डिंग मास ऑफ कार्बन एटम आना चाहिए 6 यूनिट, बट मास ऑफ कार्बन एटम आता है 12 यूनिट। तो ये देखा गया कि प्रोटॉन के अलावा भी उसके अंदर कुछ और सब पार्टिकल्स प्रेजेंट होने चाहिए जो कि उसके मास को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जेम्स कैडविक थे एक साइंटिस्ट, उन्होंने फाइंड किया कि उन्होंने ये डिस्कवर किया कि इन एडिशन टू प्रोटॉन कुछ और एक सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट है एटम के अंदर, जिसकी वजह से जो कि मास को कंट्रीब्यूट कर रहा है। बट प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स चार्ज को इक्वली शेयर कर रहे थे। प्रोटॉन्स जितने पॉजिटिव चार्ज थे उतने नेगेटिव चार्ज थे, तो एज अ होल एटम न्यूट्रल था। तो इसका मतलब जो ये न्यू सब एटॉमिक पार्टिकल है,
इसके पास मास तो है बट उसके पास चार्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसके पास चार्ज होता तो या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव चार्ज होता, तो वो कंट्रीब्यूट करता चार्ज में, और तब एज अ होल एटम का चार्ज न्यूट्रल नहीं होता। तो इसका मतलब ये जो न्यू सब एटॉमिक पार्टिकल होना चाहिए उसके पास चार्ज नहीं होना था, मास हो सकता है उसके अंदर। तो ये जेम्स कैडविक ने फाइंड आउट किया था, और इस तरह से डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हुआ था। तब ये फाइंड किया गया था कि न्यूट्रॉन का जो रिलेटिव मास है that is equal to 1 unit, that is equal to mass of proton, and उसका जो absolute mass है that is also equal to mass of proton, that means 1.6 into 10 raised to minus 24 ग्राम, वो भी equal to proton है। पर जो उसका चार्ज है, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन है, that is neutral, there is no charge on on a neutron। तो ये देखा गया कि अब तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स पता लग गए एक एटम के अंदर। तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स पता लग गए थे, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जिसमें से ये हमें पता लग गया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स का रिलेटिव मास है, रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये देखा गया था 1/1840 यूनिट था। प्रोटॉन का एब्सोल्यूट मास 1 यूनिट था, और रिलेटिव मास 1 यूनिट था, एंड न्यूट्रॉन्स का भी रिलेटिव मास 1 यूनिट था। उसके अलावा एब्सोल्यूट मास की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन्स का एब्सोल्यूट मास था 9 into 10 raised to minus 28 ग्राम, एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का जो एब्सोल्यूट मास था वो था 1.6 into 10 raised to minus 24 ग्राम। सिमिलरली न्यूट्रॉन का भी 1.6 into 10 raised to minus 24 ग्राम, उन दोनों का एब्सोल्यूट मास सेम था। और जो चार्ज की बात करें तो चार्ज ऑन दिस इज एब्सोल्यूट मास, या हम लिख लेते हैं दिस इज एब्सोल्यूट मास। और चार्ज की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम का चार्ज था, जो कि नेगेटिव में था, विद अ माइनस साइन था। सिमिलरली प्रोटॉन का विद अ पॉजिटिव साइन 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम चार्ज था, एंड न्यूट्रॉन्स जो थे वो न्यूट्रल थे, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। तो इस तरह से एटम डिविजिबल होके उसके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स पता लग गए, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके बाद का स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसकी हिस्ट्री, उसके भी मॉडल्स हैं। सबसे पहले जे थॉमसन ने मॉडल दिया था, फिर उसके बाद मॉडल आया रदरफोर्ड का। तो इस तरह से मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद लास्ट में आया बोर का मॉडल, क्योंकि थॉमसन के एटॉमिक मॉडल में कुछ डिस्क्रिपेंसीज थी, उसके अंदर कुछ डिसएडवांटेजेस थे, तो उसको रिमूव किया फिर रदरफोर्ड ने। फिर रदरफोर्ड के फाइंडिंग्स में कुछ कमी रह गई तो फिर फाइंड आउट किया बोर ने। तो इस तरह से एटम्स की डिस्कवरी का भी कुछ हिस्ट्री है, तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक्स एंड गुड बाय। कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, सो दैट कि जब भी नया वीडियो बनेगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर टुडे। बाकी नेक्स्ट पार्ट में आगे का चैप्टर कंप्लीट करेंगे।